डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम करेंगे ख़ास मुलाकात एक ऐसे शख्स से जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का इस वक्त एक ऐसा चेहरा कहा जाए जो न सिर्फ चिंतक है, विचारक है, उद्योजक है, बल्कि महाराष्ट्र के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका है। कॉरपोरेशन में रहा है तो मेयर तक बना है। जब लोकसभा में पहुंचता है वो व्यक्ति तो पहुंच जाता है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक। यानी राजयोग जिनके पैर में हो, लेकिन विचारों में केवल शिक्षा हो, जिन्हें सिर्फ उनके नाम से नहीं, सिर्फ मनोहर जोशी के नाम से नहीं, बल्कि सर के नाम से जाना जाता हो, उस व्यक्ति के साथ हम आज एक ख़ास मुलाकात करेंगे, ख़ास डीआरवी के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने भूमिका बनाई, आप चिंतक हैं, विचारक हैं, राजनेता हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर आप एक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। हर कोई आदर से आपको सर कहता है। हम लोग सब छोटे थे तब से आपको देख रहे हैं, आपकी पूरी जर्नी को हमने देखा है। उस दौर में जब आप शिवसेना के संस्थापक सदस्य हैं, अपनी जर्नी को आज आप कहाँ पाते हैं? क्योंकि आपके बनाए हुए सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग आज रोज़ी रोज़गार पा रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? मैं मेरे जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी बातें करूँगा। जी। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश और तरक्की करे। जी सर। सच कहे तो देश में सब कुछ है, लेकिन तो भी देश की तरक्की जैसी हर स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, कौन सा स्टेट सबसे आगे है ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए जब मुझे पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, तो मैंने जवाब दिया था यदि किसी भी देश को आगे बढ़ना है, देश आगे बढ़ने का मतलब क्या है? धन प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति और हर आदमी को संतोष मिले, ऐसी बातें होनी चाहिए, तब देश आगे जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़रा डिटेल में बताओ। जी। तो मैंने कहा हर आदमी को, देश के हर आदमी को 2 बार खाने को मिले। अभी एसएससी परीक्षा तक शिक्षा मिलती है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आज की दुनिया देखने के बाद हर एक को पदवी मिलनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अनेक ऐसे भी देश देखे जो छोटे थे, लेकिन आज हमारे से भी आगे बढ़े। इसका कारण एक है शिक्षा मिलना। शिक्षा को मैं बहुत मानता हूँ और इसलिए मेरा पूरा जीवन सिखाने में गया, मातृभाषा में। जी। एक दौर था जब युवा बेरोजगार हुआ करता था, उसे समझ में नहीं आता था कि करना क्या है। तब कोहिनूर की स्थापना आपने ऐसे समय में की थी जब एसएससी पास तो छोड़िए, जिनको सर्टिफिकेट कोर्स करने की भी हैसियत नहीं होती थी, वो बेचारे दोनों चीज़ें एक थी। एक मराठी अस्मिता का भी प्रश्न था, दूसरी तरफ ये था कि बेरोजगारी भी थी। लेकिन आपने ये दूरदर्शिता दिखाई, एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्लम्बर भी लोग बनने लगे, इलेक्ट्रीशियन बनने लगे। जो भी बच्चा कुछ अगर पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता था तो कहते थे कोहिनूर में चले जा, ये सर्टिफिकेट कर ले। ये जो होता है, ये दूरदर्शी कोई कर पाता है, आप जैसा कोई।
तो ये आपके मन में कैसे आया था कि इन बच्चों को रोजी रोजगार से भी जोड़ा जाए और उनको एक इस तरह की स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज आज बड़े बड़े लोग चला रहे हैं उस दौर में आपने किया, तो कैसे कैसे आपके दिमाग में आया होगा? मैं शिक्षा क्षेत्र में शुरुआत से काम कर रहा हूँ और उस शिक्षा का कॉलेज में जाने को शुरुआत करने के बाद मेरे 4 अच्छे मित्र हैं। 2 मित्र गुजर गए, 2 मित्र अभी भी हैं। तो ये मित्रों मेरे एक मित्र उसमें से स्कूल में पढ़ाता है, अरे वाह, उसका नाम है अशोक चिटनिस। अशोक चिटनिस भी लेखक है, साहित्यकार है और पढ़ाई करता था। तो मैंने सोचा कि ये काम करना तो वो अच्छा मानते हैं और इसलिए मैंने सोचा कि हम भी पढ़ाना शुरू करें और शुरुआत की मैंने। और मेरे दूसरे मित्र जिसका नाम भी बहुत हुआ था, उनका नाम था बाळ आपटे। ये उनकी पार्टी थी बीजेपी, जी, लेकिन हमारी मैत्री, हमारा संबंध वो कौन से पार्टी में है इस पर नहीं थे। आदमी क्या करता है, जो प्रश्न आपने पूछा वो मैंने भी मेरे मन में अनेक बार पूछा है जी, और मुझे मालूम पड़ा कि जो अच्छी पढ़ाई करेगा पैसा भी अच्छा मिलेगा, उसका ज्ञान भी बढ़ेगा और जीवन भी अच्छा होगा। ऐसे ही बागपटे थे, उनकी पार्टी थी बीजेपी, वो बीजेपी में थे, मैं शिवसेना में था। लेकिन हमारी मित्रता टूटी नहीं। वो ठाणे में रहते थे, मैंने रहते थे ऐसा कहा क्योंकि उसका देहांत हुआ है। जी, तो ये बागपटे थे और उनके पास, उनके साथ रहने के कारण मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। और मेरा दूसरा एक मित्र था, उसका नाम था मुरलीधर गोड़े। वो भी शिक्षक था। तो शिक्षा हमारा एक अच्छा विषय बना और वो दोनों अच्छे मार्क्स में आकर पास होते थे। बाळ आपटे तो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट था, बीजेपी में वो था और मैं शिवसेना में हूँ, इसलिए कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। इस विषय पर भी हम चर्चा करते थे और मुझे खुशी है ये बताने को, The man is known by the company he keeps। क्या बात है यार। उनके नाम के कारण मेरा नाम अच्छा हो गया। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से आया हूँ। जी, मेरे पिताजी देहात में रहते थे और पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन कोई आदमी उसके पास गया तो उसको पुस्तक या पत्र पढ़ाकर दिखाती थी। ये मेरा गांव रायगढ़ से नज़दीक है अच्छा, और इसके मराठी 4th पास होने के बाद, 4 इयत्ता होने के बाद मैं 5वीं के लिए 5th स्टैंडर्ड मैं मेरे गांव से महाड़ गया। अच्छा, रायगढ़ से महाड़ भी नज़दीक है, जी जी, हमारे गांव से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो बचपन रायगढ़ के तत्वज्ञान के जानने के लिए मुझे एक बात की खुशी हुई कि स्कूल में जाना केवल पढ़ाई के लिए नहीं होता है,
स्कूल में जाना तुम्हारे जीवन का एक भाग होता है, हिस्सा होता है। तो ये हिस्सा था मेरा। मैं पढ़ाई करता था, परीक्षा देता था, और तो भी मेरे दूसरे एक रिश्तेदार पनवेल में रहते थे, इसलिए मैं महाड़ से पनवेल आया। मतलब आपका सफ़र जारी रहा शिक्षा को लेकर। एक दो बातें इस बीच सर ने बहुत अच्छी कही। जो आप जिस संगत में रहते हैं वो काफ़ी मायने रखती है। संगत ने सर को शिक्षा की तरफ प्रेरित किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि स्कूल से सिर्फ पढ़ाई और किताबी ज्ञान नहीं मिलता, जीवन जीने की पूरी शैली मिलती है और जीवन जीने का तरीका मिलता है। ये अर्थ है मनोहर जोशी जी जो कहते हैं कि पुराने लोग, पुरानी बातें तो सीखने को मिलता है। सर हम इसलिए सीखने आए आपसे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक आपके बहाने इन चीज़ों को जाने, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में राजनेता होने के बाद लोग शिक्षा से अलग हो जाते हैं, शिक्षा को व्यवसाय की तरह ही लेने लगते हैं। आपने उसे कभी व्यवसाय और राजनीति और उद्योग तीनों को मिक्स नहीं होने दिया। तीनों में आपकी एक अलग शैली रही, आपने पहचान बना के रखी है। तो हम पहुँचे थे पनवेल तक सर। हाँ, पनवेल तक हम आए थे जी। और पनवेल में मेरे मामा रहते थे, मैटरनल अंकल। जी। क्या बोलते हैं हिंदी में? मामा। मामा। मामा रहते थे, वो तालुका मास्टर थे, पूरे तालुके के इंचार्ज थे शिक्षा के बारे में। जी। तो वहाँ मेरी शुरुआत की पढ़ाई हो गई, और बीच में जब छुट्टी मिलती थी तो मैं यहाँ से मेरे गांव जाता था। मेरा गांव रायगढ़ के नज़दीक है और गांव का नाम है, देहात है छोटा, जी। नांदवी। 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 तो मैं नांदवी का हूँ। जी। सर नांदवी से वर्षा तक का सफ़र आपने किया, और जब भी हम बात करते हैं, आप जब नगर सेवक बने, नगर सेवक से महापौर तक बने, आप जब विधानसभा विधान परिषद के ज़रिए जाते हैं, महाराष्ट्र के विधान भवन में पहुंचते हैं, तो ईश्वर आपको मुख्यमंत्री भी बनाता है। आप जब लोकसभा में जाते हैं तो वहाँ के सबसे सम्मानित पद लोकसभा अध्यक्ष भी बनते हैं। अध्यक्ष बने। आप राज्यसभा में भी जाते हैं। आप चारों तरफ से आप हर उस की पोजीशन तक पहुंचते हैं जहां पहुंचने की लोगों की चाहत होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने पैर ज़मीन पर रखे, लोगों से जुड़े रहे, आपके आसपास के लोगों से आपका संबंध बना रहा। तो ये कैसे हो पाया? और इस राजयोग को बनाने में आपने कुछ खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत की, संघर्ष किया, या खुद अपने आप मिलता गया? या आपकी नेकियां, आपके कर्म, आपका डेडिकेशन शिवसेना के प्रति, ये सारी चीज़ें तो खैर इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। तो ये क्या था जो आपको प्रेरित करता था कि अब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पहुँचना चाहिए? ये आपका प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब देना मुश्किल है। मैं भी इस बारे में बार बार सोचता हूँ। जी सर। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी था जी। राजनीति में, और पढ़ाई में कहे तो मुझे अभी तक मेरा जो छोटा सा गांव है उसका नाम है नांदवी। नांदवी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये रायगढ़ में मैं था, और मेरी पहली चार कक्षा नांदवी में हुई, जी। और 5वीं के लिए मैं गया महाड़ में। जी। महाड़ में 1 साल रहा, 5वीं वहाँ से। और महाड़ के बाद मैं आया पनवेल में, क्योंकि ये जो मेरे मैटरनल अंकल थे, मामा जी, पढ़ाने, उन्होंने बोला चलो हमारे पास रहो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आगे। वो खुद शिक्षक थे। उन्होंने मुझे भी कहा कि सबसे बड़ी बात जीवन में होती है वो शिक्षा की होती है, और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया।
और पढ़ना शुरू किया। लेकिन खाने का क्या करेंगे? पढ़ाई भी खाने के बगैर नहीं होती है। जी। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई करने के लिए खाना चाहिए, और खाना भी नहीं है तो पढ़ाई नहीं होती है। जी। वहाँ एक टीचर थी, महाजन, मैडम महाजन। वो स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे मेरे हाथ में गाया और कहा, चलो मेरे साथ। और वो 7 घर मुझे लेकर गई। सोमवार एक जगह पर, मंगलवार दूसरी जगह पर, अरे वाह। दोनों समय का खाना। इसलिए मैं हर समय कहता हूँ कि सब दुनिया बुरी है। नहीं सर, आप जैसे लोग हैं ना। मुझे तो ऐसे लोग भी जीवन में, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए मदद की, उसमें खाने की मदद तो लगती है। जी सर। स्कूल में एडमिशन देना केवल उतना ही नहीं होता है। जी सर। तो वो मैडम महाजन ने मुझे 7 घर लेकर गई। उसमें से 6 तो शिक्षक थे। हाँ, तो उस शिक्षा के महत्व को समझते भी थे। हाँ, मैं उनको देखकर लोगों को आश्चर्य लगा कि मैडम आज हमारे घर क्यों आई? तो वही मेरा एक विद्यार्थी आपके पास खाने के लिए भेजने वाला हूँ। उसको मराठी में कहते हैं वार, सोमवार मंगलवार बुधवार। जी। ये 7 दिन 7 घर आएंगे खाना खाने को। तो वैसा चलता था मेरा जीवन। और कभी कभी गांव को जाता था। गांव में मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी। तो जब भी छुट्टी होती तो मैं गांव जाता था। जी। लेकिन बार बार जाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। जब मुमकिन हो तब जाता था। जी। और मेरा पिताजी पढ़ाई पर बड़ा भरोसा करते थे। उनको वंदन करता था, नमस्कार करता था। और फिर पिताजी मुझे बोलते थे कि जीवन में कभी भी पढ़ाई मत छोड़ना। आपको धन कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना। अच्छा, वो पढ़ाई का आपका बैकग्राउंड बता रहा है कि आज भी आप शिक्षा को और पढ़ाई को आपने जारी रखा है। बाहर जब हम वेटिंग रूम में बैठे थे, वहाँ भी देखा किताबों का खजाना है। यानी वो शिक्षा जो, जैसा आपने कहा कि केवल पढ़ाई किताबी ज्ञान नहीं होता, वो जीवन में उसको आत्मसात करना पड़ता है। तो भी मैंने 50 बुक्स लिखे हैं, सब इस जगह पर है। जी, वो हम शूट करेंगे सर, आपको वो भी दिखाएंगे। सब पढ़ाई के समय जो अध्ययन मैं करता था, जी। उस समय की यादें इस पुस्तकों में है। सब पुस्तक मराठी में है। जी। 5 पुस्तक उसमें से अंग्रेजी में है। सर वो तो आपका ज्ञान था। आप, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप चिंतक हैं, विचारक हैं। आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, आप एक अच्छे प्रिंसिपल के रूप में जाने गए। ये पढ़ाई लिखाई, आपका चिंतन, विचार और राजनीति, ये मेल, इसको आप बैलेंस कैसे करते थे सर? अब एक तरफ बाला साहेब का ऑरा है, बाला साहेब के एक सबसे करीबी वो कारण है। मनोहर जोशी जी हैं, और राजनीति भी है, चल रही है। आपका चिंतन पढ़ाई भी चल रही है, आपका उद्योग व्यवसाय भी चल रहा है, कोहिनूर भी चल रहा है, चमक रहा है। तो ये बैलेंस वो कैसे पाता था सर? और राजनीति कितनी रास आती थी आप? देखो, आदमी को कोई न कोई बुद्धि देता है, इंटेलिजेंस, जी। और उसके मन में जो आता है वो पूरा करता है। मुझे मेरी शिक्षा खाने को नहीं है, इसलिए रुकी नहीं। जी। ना मैं गाँव गया। फिर जी। मैंने सोचा कि जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए जब मैं एसएससी हुआ और आगे के क्लास में गया, जी। तभी से
ये पढ़ाई पर प्रेम करना मैं सीख गया। क्या बात है। और इसलिए मेरे पास कोई भी पत्रकार आता है, प्रश्न पूछता है, जी। तो मैं जवाब देता हूँ, ना नहीं बोलता हूँ। तो हमने महसूस किया है वो जब हम शुरुआती दौर में थे और हम लोगों को जब कुछ अच्छी बातें दिखानी होती थी, सकारात्मक चीज़ें, अच्छी बातें, तो हमारे जहन में जो 2-3 नाम आते थे उसमें एक सब पहला नाम होता था मनोहर जोशी। मनोहर जोशी जी के पास पहुंचिए तो आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, नया ज्ञान मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ें मिलती थी। आज वो दौर नहीं रहा सर। राजनीति बड़ी छीछे लीदर पे आ गई है, व्यक्तिगत आरोप, एक दूसरे की छीटाकशी। आप उस दौर के राजनेता रहे हैं जब एक दूसरे का, विपक्षियों का भी सम्मान किया जाता था। तो आज वो दौर पाते हैं क्या सर आपको लगता है कि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का एक सामंजस्य होता था किसी स्टेट के विकास के लिए, किसी देश के विकास के लिए, वैसा है? ये प्रश्न का मैं जरूर जवाब दूंगा। जी सर। लेकिन उसके पहले जो हकीकत मैंने शुरू में कही वो मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी सर। बाद में आपका प्रश्न लेकर बताऊंगा। जी। तो मेरी पढ़ाई कठिनाइयों में हुई। जी सर। दूसरे के घर में रहकर 7 घर में जाकर खाना खाता था। उसको मराठी में कहते हैं वारावर जेवणे। वार, सोमवार, मंगलवार। तो 7 जगह पर वो महाजन मैडम मुझे ये कर गई खुद और कहा कि ये देखो ये एक अच्छा विद्यार्थी। सर ये कैसे आपके यहाँ खाना खाने को आएगा? महाजन भाई को सब लोग पहचानते थे। जी जी। क्योंकि वो स्कूल में बहुत सालों से काम करती थी। जी। उनका भी देहांत हुआ है, उनके पति का भी देहांत हुआ। लेकिन उन्होंने मुझे सिखाने के लिए शुरुआत कर दी। और मैं जब स्कूल में गया, हाई स्कूल में, तब महाजन मैडम वहाँ थी। जी। मेरी पढ़ाई अच्छा करने के लिए उन्होंने कष्ट उठाए। और ये मेरी शुरुआत के मैंने आपको कहा कि मैं महाड़ में गया था 5वीं में। जी, महाड़। तो वहाँ मेरे रिश्तेदार थे, वो बोले अरे हमारे यहाँ रहो और पढ़ाई करो। जी। ऑफ कोर्स ये बात है कि मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने मान ली, और वो भी रिश्तेदार थे। तो शुरुआत के रिश्तेदार और ये पनवेल में मुझे खाना खाने को देने वाले रिश्तेदार, मैं दोनों का आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छी शुरुआत कर दी। जी सर। और ये होने के बाद, पढ़ाई होने के बाद, मैं एसएससी परीक्षा तक पनवेल में था। उस समय मैं हर स्पर्धा में हिस्सा लेता था। कभी जीतता था, कभी हारने का प्रश्न ही नहीं। अपने खुशी से तुम जाते हैं पढ़ने को, कुछ ध्यान में रहता है, कुछ ध्यान में नहीं रहता है। तो महाजन भाई ने मुझे स्कूल में आने को कहा, इसलिए मैं महाड़ के स्कूल में गया। कोकण एजुकेशन सोसाइटी, ये नाम है सोसाइटी का। उनकी जगह जगह पर स्कूल्स हैं। जी। और यहाँ महाराष्ट्र की विधानसभा में पाटिल नाम के हो गए शिक्षक। वो पाटिल शिक्षक ने मुझे प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत अच्छे रहे मेरे पास। और उसके मैंने सोचा ये शिक्षा पूरी करनी चाहिए। तो शुरुआत में मैंने ऐसा किया कि उनको भी विनती की कि मुझे और पढ़ना है। और मैंने फिर स्कूल का एजुकेशन पूरा किया पनवेल में। जी। और
मुझे आज भी मालूम नहीं कैसा हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि और शिक्षा चाहिए, इसलिए बीए पास। शिक्षा की भूख मरी नहीं। हाँ, भूख मरी नहीं, भूख चाहिए। हाँ। बीए हुआ। जी। बीए होने के बाद मुझे लगा कि अभी एमए करना चाहिए, इसलिए एमए किया। फिर मेरा एक मित्र वकील था ठाणे में, जी। यानी वो वकील बाद में बना, लेकिन मेरे यहाँ मेरे स्कूल में पढ़ता था पनवेल में, जी। इसलिए वो बोला कि तुम मेरे स्कूल में आ जाओ। इसलिए पनवेल में भी मैंने एक भी किया, उसके पहले ग्रेजुएशन हुआ, एक भी हुआ। और उस समय से मेरा एक बहुत होशियार मित्र, मैंने नाम बताया, बाड़ आपटे। वो बाड़ आपटे ने बोला कि अब पीएचडी क्यों नहीं करते, डॉक्टरेट। मैंने मैं करूँगा। वो भूख वो जो मैंने कहा, भूख आपकी, करके दिखाऊंगा आपको। लोगों को 3-3, 4-4 साल लगते पीएचडी करने को, मैंने तो 2 साल पूरे होने के पहले ही पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया। जी। और उसके बाद में मुझे लगा कि यहीं रुकने का नहीं, और पढ़ना चाहिए, इसलिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर वो चाहिए, डिगिट का एग्जामिनेशन मैंने महाड़ में एक शिक्षक थे, उनके साथ में डिगेट किया। ये डिगेट करने वाले, मुझे पढ़ाने वाले दोनों शिक्षक मेरे सामने अभी खड़े रहते हैं, बातें करता हूँ तो। दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। और वो दोनों ने मुझे खाने का भी इंतजाम चाहिए ना, क्योंकि दोनों मेरे जो मैटरनल अंकल है उनके ट्रांसफ़र हुई थी। तो मैंने बोला चलो अभी डिगेट करना ही है। भी दर्शकों को हम बताते चलें कि सर के इस कथन के पीछे का मर्म ये है कि अगर शिक्षा पाने की आपकी चाहत है तो रुकावटें भी आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को पार करते हुए अपनी जिद पर अटल रहना और शिक्षा के पाते रहना, शिक्षा ग्रहण करते रहना और उसको बांटते रहना, ये भी जीवन का एक मूल मंत्र है जिसे हर कोई नहीं अपनाता, बहुत चंद लोग अपनाते हैं। उन चंद लोगों में ही मनोहर जोशी जी का नाम लिया जाता है। तो मुझे जब पहले एक प्रोफेसर थे रूपारेल कॉलेज में, उनके यहाँ काम करता था और मेरी तनख्वाह उन्होंने दी थी 30 रुपया महीना, हर महीने में 30 रुपीज़। जी। और पढ़ता था और काम करता था सिपाही का, झाड़ू मारना, पानी भर के रखना वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इस प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे का बहुत आभारी हूँ, नहीं तो खाना नहीं मिलते तो आदमी कैसा जिंदा रहेगा। मैं वापस जाता मेरे गांव। जी। उन्होंने बोला ऐसा मत करो, पढ़ाई करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सहस्त्रबुद्धे जो थे, प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे, उनके यहाँ भी जाता था और दूसरे जो घर थे 7 घर, वहाँ जाकर मेरी पढ़ाई पूरी करता था उस दिन की। जी। तो खाने को अनाज नहीं था, रहने को घर नहीं था, इन पनवेल गांव ने मुझे सब कुछ दिया। पनवेल से आप मुंबई आए? हाँ, तो मैं बीए किया, एमए किया, एलएलबी भी किया, पीएचडी भी किया, डिलीट भी किया। जी। लेकिन जी। मुझे पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई करने का मन में कैसा आया, जी। तो इसका कारण वो जो बाड़ आपटे मेरा मित्र था। मतलब देखिए, जीवन में मित्र की कितनी आवश्यकता होती है जो सही राह दिखाए, गुरु की कितनी आवश्यकता होती है जो आपको महाजन जैसी शिक्षिका मिली जिन्होंने आपको संघर्ष करना सिखाया और आपके खाने तक का बंदोबस्त उन्होंने किया। केवल एक विद्यार्थी की तरह सिर्फ पढ़ाया नहीं आपको। नहीं, बराबर। सहस्त्रबुद्धे जी, प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे जी ने आपके जीवन में ये संस्कार जो आप लेते आए, यही संस्कार तो मनोहर जोशी को मनोहर जोशी बनाते हैं ना सर। एक कारण है, पनवेल में पढ़ता था। जी सर। तब मैं रहता था, वो मेरे मामा थे, मैटरनल अंकल।
पागवनकर उनका नाम, पागवनकर। जी। 2 मामा थे मेरे पनवेल में, और दोनों ने मेरा खाने का इंतजाम किया, रहने का किया, इसलिए एसएससी हुआ। एसएससी पास में ग्रेड मिलती थी उस समय, जी सर। फर्स्ट ग्रेड से हुआ। जी। श्रेणी बोलते, श्रेणी। हाँ हाँ। तो पहली श्रेणी मेरी वहाँ हुई, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। और पास हो गया। जी। अभी क्या करना? तो मैंने एक बार सोचा था कि गांव में जाकर पूजा अर्चा करेंगे, पैसा मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। जी। लेकिन मेरी माँ, उनका नाम ही सरस्वती था, जी। माँ ने कहा पढ़ाई मत छोड़ो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर देती हूँ मुंबई में। क्योंकि मेरी बहन ने मुंबई में रहती थी, जो मैंने आपको कहा। जी। तो मेरी बहन यहाँ रहती थी और मेरी माँ देहात में रहती थी। वो वहाँ से लेकर मुझे मुंबई में आई, और उनके पति की क्या बोलते, खानावड़, यानी हिंदी में क्या बोलते, खानावड़, छोटा होटल की तरह रहा। होटल जैसा, सही बराबर सही बात है जी, होटल की तरह उनका होटल जैसा था। उसमें मैंने खाना शुरू कर दिया, और पढ़ाई का मुझे 30 रुपये मिलता था। लेकिन खाने को गया, उस समय तक मेरा इनकम 105 रुपये हो गया। हाँ, बढ़ोतरी हुई सर। यानी प्राइवेट क्लास में पढ़ाना शुरू किया। जी। लेकिन वो पैसा भी कम पड़ता था मुंबई में, उस समय भी महंगाई थी, जगह के न मुश्किल उस दौर की महंगाई और महंगाई का ये दौर, महंगाई हर दौर में रही है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप खाने को हमारे पास आ जाएं और पढ़ाई करो, जो काम करेंगे उसका आपको धन मैं दे दूंगा, मान धन दूंगा। जी। उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस समय की तनख्वाह मैंने बताई, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट कैसा लगा ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात है जी। कि मैं नौकरी ऐसी देखता था कि जहाँ खाने को भी मिले। आजकल लोग पैसा खाने को बोलते हैं। क्या बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आपने। लोग पैसा खाने को कहाँ मिलता है ये सोचते हैं, आपने सोचा कि खाने को मिले ऐसी जगह नौकरी की जाए। पढ़ाई हुई। जी सर। तो वहाँ मेरी पढ़ाई चल रही थी, और 6 महीने तक प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे ने मुझे जीवन दिया। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि हम भी नौकरी करें तो अच्छा है। याद आया, इसलिए आपको बताया, उन्होंने मुझे कहा कि नौकरी मिलती है लेकिन पैसा देना पड़ता है। मतलब उस वक्त भी रिश्वत चलती थी। अभी पैसा कैसे देंगे? जी। क्योंकि भाई उतना पैसा तो मुझे मेरे फैमिली को भी नहीं दे सकता था, उनको भी ज़्यादा अपेक्षा थी। लेकिन ट्रेन से आता था, ट्रेन का भाड़ा कौन देगा? पैसे ही नहीं था मेरे पास, और जगह थी डोंबिवली में। लेकिन जैसे बुरे लोग मिलते, जैसे अच्छे लोग भी मिलते हैं, कैसे मिलते इस पर भाषण करूंगा, तो ये भाषण बाजू में रहेगा, इसलिए नहीं कहूँगा। जी जी। डोंबिवली में मैं आता था, जो डोंबिवली से माटुंगा तक आता था, ये माटुंगा में कॉलेज है। जी। और आपको कहता हूँ, मुझे बातें कहने भी कष्ट पड़ते हैं। ट्रेन का पास निकालने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन मैं रोता नहीं रहा। मैं बोला, माटुंगा में स्टेशन मास्टर कौन है? और स्टेशन मास्टर को बता दिया कि कहीं से कॉलेज शुरू होता है, मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ आ जाऊंगा।
और मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। सर ये तो बड़ी संघर्ष भरी गाथा है, इसे आपने कभी पूरी तरह से लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? नहीं इन बातों को नहीं की? लोगों में बातें गए नहीं। अभी कभी कभी हाँ, बातों में कहते होंगे आप। पहचान वाले पूछते हैं। लेकिन नहीं सर, इससे क्या होता है कि आपके संघर्ष को लोग समझते हैं, आपको वो मेरी जितने लोग आदर्श मानते हैं वो समझते हैं। जैसे आपने बताया कि शिक्षा के प्राथमिक दौर से लेकर डिलीट आने तक और प्रिंसिपल बनने तक केवल संघर्ष ही संघर्ष रहा है। रास्ते में कई रुकावटें हैं, चाहते तो आप बीच में हट सकते थे, कट सकते थे, छोड़ा नहीं आपने ना। नहीं तो बिल्कुल वो उस चीज को लोगों, आज की पीढ़ी को किस तरह से अपनाना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है सर कि आप इन बातों को बताएं लोगों को। बताऊंगा ना, हमारे माध्यम से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके संघर्ष को लोग किस तरह से लें, क्योंकि बहुत आसान है महापौर बन जाना, बहुत आसान है आज के दौर में मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष बन जाना, सिर्फ गणित से बनता है। और ये सब कर सका जी, जो बोला अपने कॉलेज और सब, जी इसका कारण केवल बाला साहब ठाकरे हैं। जी, क्या बात कही आपने। आपके जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। मैंने एक ही नौकरी की, जी वो भी मुंबई महानगर पालिका में, म्यूनसिपैलिटी में, जी। और मेरी पोस्ट थी एक्टिंग असिस्टेंट टेम्पररी क्लर्क। अरे सर, आपके एक मित्र तभी के हुआ करते थे, नगर सेवक भी रहे आपके दौर में, एमजे हेगड़े। वो अक्सर वो आपका बड़ा जिक्र करते हैं। एमजे हेगड़े नगर सेवक रहे जनता दल से, वो 17 साल। तो अक्सर उनके जरिए भी आपके जो आपके शिक्षा के प्रति जुनून है वो सुनने को मिलता है। वो भी आज भी वो भी आपकी तरह हैं, कोशिश करते हैं लोगों से मिलने की। मैं किसी दिन जरूर आप दोनों को साथ में देखना चाहूँगा, एक दिन मिलाते हैं हम, जरूर एक योग बनाते हैं। मैं आ जाऊँगा सर, तो आपके साथ में आ जाऊँगा, उनको मिलेंगे जी। वो बहुत याद करते हैं आपको। मेरे अच्छे टीचर थे जी। तो जिंदगी में शुरुआत का समय, पढ़ाई का समय ऐसा ही हुआ। और जब मैं मेरे घर जाता था तो हर दिन काम था पूजा करने का, क्योंकि वहाँ बहुत लोग चाहते थे कि उनको भटजी चाहिए, भटजी बोलते, भट्ट जी, भट्ट जी। और मुझे जो पहला तनख्वाह मिलता था, इनकम मिलता था, वो पूजा करने से मिलता था, और वो ₹1.25, 1 रुपी एंड 25 पैसा जी। ऐसी। लेकिन पढ़ाई छोड़ी नहीं मैंने। हाँ, वो रुइया कॉलेज में पढ़ता था। सर, आपने कहा वो आपके जीवन पर बाला साहब जो कुछ आप बन पाए बाद के दिनों में, बाला साहब का प्रभाव रहा आपके जीवन पर, तो ये कैसे हो पाया? बाला साहब के साथ आपकी इतनी निभी आशीर्वाद रहा, आप मुख्यमंत्री भी बने, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होने का आपको सौभाग्य हुआ। भले ही उससे पहले पवार साहब बन चुके थे, लेकिन वो कांग्रेसी बैकग्राउंड से आते थे। जब कॉलेज शुरू होने का था, जी सर, तो बाला साहब ने मुझे पूछा कि अभी तुम्हारी फीस कौन देगा? तो मैंने कहा कि बाला साहब तैयार है देने को, लेकिन मैं एक तो उनके पार्टी में जाता था, भाषण करता था, और शिक्षा के लिए पैसा लेना मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन उस समय जो मेरे एक मैटरनल अंकल थे, उन्होंने मुझे उनके घर में जगह दी रहने को, वहाँ ही रहा, और वो एक अच्छे टीचर थे। वो श्रीकांत ठाकरे, मालूम है ना आपको? श्रीकांत ठाकरे, जी सर, बाला साहब के भाई। तो गाड़ी मेरे पास थी। अच्छा। एट द एज ऑफ 25-26 मैंने गाड़ी ली। अच्छा। 5,000 रुपये कीमत थी, और वो गाड़ी आपको मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। जी सर। क्योंकि गाड़ी बेची नहीं मैं। क्या बात है।
मर्सिडीज गाड़ी भी मेरे पास आ गई, लेकिन वो गाड़ी नहीं बेची आप। वो गाड़ी बेची नहीं, केवल यादें रखने के लिए वो गाड़ी मैंने रखी है। मेरा एक बहुत अच्छा होटल है गोंडावाड़ा में, जी तो वहाँ वो गाड़ी है। जिस गाड़ी मैंने 5,000 में गई थी, और ह्यूमन गाड़ी किसी को पूछेंगे वो कहेंगे 1 लाख के नीचे बिकेगा ही नहीं मार्केट में। जी तो वो मेरी पहली खुद की कमाई से गाड़ी ली, और गाड़ी लेकर मैं ये सब जगह पर जाता था, नौकरी के लिए भी जाता था, इधर ही जाता। प्रचार के लिए भी जाते थे हाँ, बाला साहब के साथ। ऐसी यादें तो गरीबी की मेरे पास बहुत है। जी सर। सर बाला साहब से जुड़ी यादें बताएं आप कुछ, जो आपको आज भी खुशी भी देती हो, आपको विचलित भी करती हो, उसी विषय मिस भी करते हो। उसी विषय पर मैं अभी आ रहा हूँ। जी सर। मैं रहता था मेरे बहन के घर, जी और मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बागा साहब का भाषण था, पुणे में है, अच्छा। वो आगे गए हैं, लेकिन आपको आने को कहा है, किसी को अच्छे वक्ता लेकर आओ, अच्छा भाषण करने वाला चाहिए। अच्छा। तो मैंने बोला मैं तैयार हूँ, और गाड़ी लेकर मैं श्रीकांत ठाकरे को, और एक नाम आपने सुना होगा यशवंत पाध्ये, जी यशवंत पाध्ये को लेकर मैं गाड़ी चलाता था खुद, अरे वाह। और ड्राइवर का तनख्वाह कौन देगा, ड्राइवर। जी सर। और मैं गया। मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की अड़चन समझने को कभी भी तैयार नहीं था। अड़चन हो दूर करूँगा, मेहनत करने को तैयार है तो मेरे पास से होगा, और काम देता था लोगों को। आज मेरे यहाँ पिछले साल 3,000 स्टूडेंट्स थे। जी सर। इस साल ये स्ट्राइक भी चालू है ना, इसके द्वारा कम हुए है। सर मैंने शुरू में ही इस बात का जिक्र किया कि आज स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस और इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुल रहे हैं, बहुत सारे खुल गए हैं जूनियर कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में, और कॉलेज कैंपस से अलग भी लोगों ने शुरू किया है। आपने उस दौर में शुरू किया था कि जब किसी को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करता है, तो कहते थे कम से कम कोहिनूर से सर्टिफिकेट कर ले और इलेक्ट्रीशियन तो बन जा, प्लम्बर तो बन जा, मैकेनिक तो बन जा। आपने इतनी सारी चीज़ें दी, इतने लोगों को रोजी रोजगार का आपने जरिया दिया। सर हम बात कर रहे थे सर, अगर उस पर बाड़ा साहब से जुड़ी कोई अच्छी यादें आपके साथ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें आप, क्योंकि बस वो यादें ही रह गई हैं। मेरे लिए मेरे ईश्वर है। ये जो सब मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे बागा साहब है। ये भाषण करना मैं कहाँ सीखा, बागा साहब को सुनकर। उनकी हर सभा में मैं जाता था। सर एक पंक्ति में आपने बहुत कुछ कह दिया कि बाड़ा साहब आपके ईश्वर हैं। हाँ, इसके बाद बचता क्या है कहने को? क्या कितनी महान बात कही आपने उस व्यक्ति के बारे में जिसने एक महाराष्ट्र की राजनीति को, देश की राजनीति को एक दिशा दी। और आपने पढ़ाई की बात की, जी सर। इसलिए मैंने बागा साहब का नाम लिया, क्योंकि बागा साहब मेरे पीछे थे, इसलिए पढ़ाई में कोई भी अड़चन आई नहीं आगे। न पढ़ाई में आई, न पढ़ाने के दौरान आई। आपने लोगों को पढ़ाया भी तो ना सर। लेकिन मैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे जी। और मैं तो कॉलेज में ज्वाइन किया, तभी से उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। दोनों साथ में। सर आज की राजनीति में आप क्या देखते हैं? आज की राजनीति कैसी देखते हैं आप? क्या पाते हैं? जैसे आपने शुरू में ही कहा कि इस देश का विकास और शिक्षा के जरिए, राजनीति किस कारण होती है, ऐसा प्रश्न राजनीति करने वाले आदमी को पूछना चाहिए। बागा साहब की राजनीति मैं बता दूंगा। जी सर। एक भी प्रश्न उनके पास कोई लेकर आया तो वो छोड़ते नहीं थे। जैसा मैंने आपको बिठाया वैसा उनको बिठा दे। हाँ सर। तुम कितनी फीस भरेगा, पूछेंगे तुम कितनी फीस भरेगा,
और फिर ज़्यादा होगी तो कहेंगे कैसे उतना पैसा मेरे से ले लो या स्कूल में जाओ। जी यानी केवल बोलने वाला आदमी नहीं था, बताने वाला भी नहीं था। कोई खराब आदमी आया तो वो पहचानते थे और खराबी चालू रखी तो उनको उसका फल तुरंत दूसरे दिन देते थे। एक मित्र को जब मौका आया तो उन्होंने अपने साथी को मुख्यमंत्री तक बनाया, लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाया। हाँ, तो ये बाड़ा साहब ही कर सकते हैं। बागा साहब नहीं किया, जी। बागा साहब ने किया। तो आज के राजनेताओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज जिस तरह की राजनीति चल रही है जिसमें नैतिकता कम हो गई है अब की राजनीति में, उनको या ऐसी नैतिकता की राजनीति करने वाले लोगों को आप अपने जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति होती है, भ्रष्टाचार होता है। मैं देखता था, पढ़ता और सुनता था, और मैं कितना गरीब था ये मैं कभी भूला नहीं। लेकिन गरीबों से भी पैसा लेते हैं, केवल धनिक लोगों से नहीं। ये अफसोस की बात है। हाँ, और इसलिए मैंने तय किया था कि शिक्षा पूरी करूंगा। हो गई सब शिक्षा, पैसा पूरा करूंगा, पैसा भी बहुत हो गया। जी। तो अभी क्या करते हो? मैं आपका प्रश्न मुझे पूछ रहा हूँ। अच्छा। अभी जो कोहिनूर नाम से मैं संस्था चलाता हूँ, जी उनकी 105 ब्रांचेस है। जी 80-90 मुंबई में होगी, 5-10 बाहर गाँव होगी। जी। और पढ़ाना मेरी हैबिट है। जैसे आजकल के अनेक जवानों को ड्रिंक्स लेने की आदत होती है, जी। मुझे आदत हुई पैसा में कमाने की। और तब तक मेरा भाई भी एक बड़ा हो गया, वो भी मदद करता था, बहन की मदद थी, और कम पड़ता तो मैं खुद छोटा मोटा काम करता था। ऐसा मैंने कहा क्योंकि टीचिंग ये मेरी हॉबी है। जी मराठी में। हाँ, जी सर। क्योंकि गांव से आया, महाड़ में भी पढ़ा, पनवेल में पढ़ा, तो मुझे मराठी में पढ़ाने का। मिलाकर ये कहा जाए कि आपके जीवन में शिक्षा जुनून है। ज़रूरत ने आपको उद्योग जगत में लाया, लेकिन उद्योग जगत के लिए आपने शिक्षा के ही क्षेत्र को चुना। आपने कोहिनूर इंस्टीट्यूट की वो एक बताया, मैंने एक ही नहीं की। हाँ, कई सारे 4 बिजनेस थे मेरे। हाँ, लेकिन आपकी प्राथमिकता, जो आपका जुनून, वो शिक्षा को देख मिलता है। बाद के दौर में आपके बच्चों ने उसे संभाला, अच्छे से उसको और भी आगे ले जा रहे हैं। उनमें हमारे मित्र रहे हैं, उन्होंने भवन निर्माता के रूप में एक अच्छी ख्याति प्राप्त की है। पर वो जो सर हैं, मनोहर जोशी सर, वो आज भी जिस सम्मान से याद किए जाते हैं, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है सर। और हम लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमने जैसा आपको पहले दिन पाया था, जब हम पहले नौजवान थे, आपको इंटरव्यू करने आते थे, आज भी आपकी शिक्षा के प्रति वो जुनून, आप चाहते हैं कि लोगों को आपकी शिक्षा की बातें मिलें, राजनीति की बातें आप समझाते हैं। आज की राजनीति से भी आप चिंतित, यानी मित्रों का भी सहयोग हो जीवन में। शिक्षक बहुत महत्व रखते हैं, और मित्रता अंत तक साथ निभाने का जुनून भी आप में देखा गया है। सर, कुछ और विशेष बात अगर आप कहना चाहें तो हमारे दर्शकों से, चलते चलते कोई संदेश देना चाहें आप। हर प्रश्न का इलाज होता है, हर प्रश्न का। कितना भी कठिन प्रश्न हो तो उसके ऊपर मत तैयार रहना चाहिए। राजनीति में आप जानते हैं, पत्रकार आते, कोई भी प्रश्न विचारते हैं तो गुस्सा नहीं करने का, जवाब देने का। सच्चा जवाब देने के लिए आदमी को अनुभव काफ़ी होता है। जी।
मेरा तो छोटा सा गांव, उसमें मैं गया महाड़ को, बड़ा गांव, बड़ा गांव, उससे वहाँ भी से बड़ा गांव पनवेल गए, पनवेल से मुंबई। पनवेल से मुंबई आए जी। और मुंबई में सेटल हो गए। जी। यानी संघर्ष, कभी किसी हाल में संघर्ष नहीं रोकना चाहिए, शिक्षा जगत से हटना नहीं चाहिए, रोज़ प्रतिदिन शिक्षा को आत्मसात करते रहना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान ही नहीं सब कुछ है। और अगर राजनीति करें तो भ्रष्टाचार मुक्त करें और संबंधों की करें। आपटे जी का जिक्र करके ये भी बताने की कोशिश की कि रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमारे शो में हिस्सा लिया, हमसे बातें की, अपने अनुभव बांटे। तो आपके अनुभवों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि लोग उसे आत्मसात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल मनोहर जोशी जी, जो यादों के खजाने के साथ हमारे साथ थे। अपनी जर्नी को उन्होंने पूरी तरह से बयान किया, अपने संपर्कों का, अपने संबंधों का, जो उनके जीवन में आए, जो उनके जीवन में बदलाव लिया, उनका जिक्र किया। यानी आज भी वो शख्स अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है प्रिंसिपल मनोहर जोशी। आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम के बाद भी कई कार्यक्रम आपको इस तरह के देखने को मिलते रहेंगे। याद रखें, हमें TRV न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप उसे लाइक करना ना भूलें और देखते रहें सिर्फ और सिर्फ DRV न्यूज़, जहां सकारात्मक बातें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।